हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल अड्डा। दोस्तों, हम लोग एडुटेरिया की 7500 क्वेश्चन वाले बुक को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें अब तक हम लोगों ने सेट नंबर 14 को डिस्कस कर लिया है। आज हम लोग सेट नंबर 15 को डिस्कस करेंगे। अगर आपने हमारी पहले की वीडियोज़ को नहीं देखा है, उसे देख लीजिएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली सारी महत्वपूर्ण वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँच सके। दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने 5000 क्वेश्चन वाला जो बुक आया था उसको भी डिस्कस किए हैं सेट बाय सेट। तो अगर आपने हमारी उस वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उसे देख लीजिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है आने वाले एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, जिसमें भी जीके जीएस पूछे जाते हैं। तो अगर आपने नहीं देखा है देख लीजिएगा, और अगर देख लिए हैं तो हमारे साथ बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेट को। आज के सेट का पहला प्रश्न है, लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग की स्थापना किसके अंतर्गत की गई? तो दोस्तों, लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग की स्थापना 1833 के चार्टर एक्ट के तहत 1834 ईस्वी में की गई थी। और इसका उद्देश्य अगर पूछे तो दोस्तों, इसका उद्देश्य था दंड संहिता और आपराधिक प्रक्रिया संहिता का संहिताकरण करना, यानी एक जगह करना। दोस्तों, यह जो लॉर्ड मैकाले का कार्यकाल था भारत में गवर्नर जनरल के रूप में, वो कब से कब तक था? तो वो था 1834 से लेकर 1838 तक। ठीक है, इसी के कार्यकाल में ये प्रथम विधि आयोग की स्थापना की गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चार्टर अधिनियम 1833। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसमें पूछ रहा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। चलिए देखते हैं। पहला है लोक लेखा समिति, इसमें टोटल 22 सदस्य होते हैं, जो कि बिल्कुल सही है। दूसरा है प्राक्कलन समिति, जिसमें 30 सदस्य होते हैं, ये भी सही है। तीसरा है सार्वजनिक उपक्रम समिति, जिसमें 22 सदस्य होते हैं, ना कि 30। तो ये गलत हो जाएगा। 22 सदस्य जिसमें से 15 लोकसभा से होते हैं और 7 राज्यसभा से होते हैं। तो तीसरा जो है वो गलत है, और इसमें यही पूछ रहा था कि कौन सा सही नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 3 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, रामनाथ कोविंद समिति किससे संबंधित है? तो दोस्तों, रामनाथ कोविंद समिति यह चुनाव सुधार से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो चुनाव सुधार से। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस व्यक्ति के पास संपत्ति है वो वोट दे सकते हैं, लेकिन वह आदमी जिसके पास चरित्र है पर संपत्ति या शिक्षा नहीं, वह वोट नहीं दे सकते। यह कथन है। तो यह कथन किसका था? तो दोस्तों, यह कथन महात्मा गांधी जी का था। किसका था? महात्मा गांधी का। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है, न्यायमूर्ति यूसी बनर्जी आयोग का गठन निम्नलिखित में से किसकी जांच के लिए किया गया था? तो दोस्तों, न्यायमूर्ति यूसी बनर्जी आयोग का गठन गोधरा कांड, जो कि 27 फरवरी कब हुआ था? 27 फरवरी 2002 को जो घटना हुई थी गोधरा कांड, उसी की जांच के लिए इस यूसी बनर्जी आयोग का गठन किया गया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वर्ष 2002 की गोधरा घटना की जांच के लिए। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत के नीति निर्देशक तत्व। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से दो सही सुमेलित हैं? एक तरफ ज्वालामुखी पर्वत दिया हुआ है, दूसरी तरफ अवस्थिति दिया हुआ है। ठीक है, वो यानी कि वो कहाँ स्थित है, और इसमें से कोई दो सही सुमेलित है और दो गलत सुमेलित है। सुमेलित तो किलिमंजारो कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये गलत हो जाए।
मानचित्र के कितने घटक होते हैं? तो दोस्तों मानचित्र के टोटल 3 घटक होते हैं। कौन कौन से? तो दूरी, दिशा और प्रतीक, ये मेन मानचित्र के 3 घटक होते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 3। अगला प्रश्न है, आर्कटिक महासागर तथा बेरिंग जलसंधि से जुड़ा हुआ महासागर कौन सा है? दोस्तों आर्कटिक महासागर और बेरिंग जलसंधि से जुड़ा हुआ महासागर प्रशांत महासागर है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रशांत महासागर। अगला प्रश्न है, चक्रवात एवं प्रतिचक्रवात निम्नलिखित में से किस प्रकार के पवन का उदाहरण है? तो दोस्तों चक्रवात और प्रतिचक्रवात होता क्या है, पहले हम लोग वो जान लेते हैं। तो चक्रवात जो है वो कम दबाव के केंद्रीय क्षेत्र के आसपास बनते हैं, जिसमें हवा ऊपर की ओर उठती है। वहीं पे प्रतिचक्रवात उच्च दबाव के केंद्रीय क्षेत्र के आसपास बनते हैं और इसमें हवा जो है वो नीचे की ओर बहती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मौसमीय पवन है एक चक्रवात और प्रतिचक्रवात। ठीक है, अगला प्रश्न है, गुप्तकालीन प्रमुख मंदिर या स्तूप में कौन सा बेमेल है? इसमें पूछ रहा है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। पहला है सारनाथ। सारनाथ कहाँ पे स्थित है? तो सारनाथ में कौन सा स्तूप स्थित है? तो वो है धामेक स्तूप, जो कि बिल्कुल सही है। दूसरा है नालंदा। नालंदा में बौद्ध विहार स्थित है, ये भी सही है। तीसरा है भीतरगांव। भीतरगांव जो दोस्तों यह यूपी में स्थित है, यहाँ पे विष्णु मंदिर स्थित नहीं है। विष्णु मंदिर बिहार के बोध गया में फल्गु नदी के किनारे स्थित है, इसलिए तीसरा जो है वो गलत है। तो इसमें बेमेल ही पूछ रहा था, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भीतरगांव यूपी में है, जबकि विष्णु मंदिर बोध गया यानी कि बिहार में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस मत के अनुयायियों को पंचार्थिक भी कहा जाता है? तो दोस्तों पंचार्थिक यह पशुपत जो संप्रदाय थे उनके अनुयायियों को पंचार्थिक कहा जाता था, तो इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पशुपत। दोस्तों यह संप्रदाय शैवों में से सबसे प्राचीन संप्रदाय माना जाता है। इसके संस्थापक लकुलिस थे। कौन थे? तो शैव धर्म के संस्थापक लकुलिस थे, जिन्हें भगवान शिव के 8वां अवतार के रूप में माना जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पशुपत। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस हड़प्पा स्थल से कांसे का दर्पण मिला है? तो दोस्तों कांसे का दर्पण हड़प्पा नामक स्थल से मिला है। कहाँ से मिला है? हड़प्पा से। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हड़प्पा। अगला प्रश्न है, सिखों की राखी व्यवस्था के अंतर्गत उपज का कितना प्रतिशत हिस्सा संरक्षण के लिए दिया जाता था? तो दोस्तों सिखों के लिए राखी व्यवस्था के अंतर्गत किसान का 20% हिस्सा कर के रूप में अपनी खुद की सुरक्षा के लिए दिया जाता था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 20% हिस्सा संरक्षण के लिए राखी व्यवस्था के तहत दिया जाता था उनके उपज का। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे पाल वंश का दूसरा संस्थापक माना जाता है? तो दोस्तों पाल वंश के संस्थापक पहले जानते हैं कि पाल वंश के संस्थापक कौन थे। तो पाल वंश के संस्थापक गोपाल थे, जिन्होंने 750 ईस्वी में पाल वंश की स्थापना किए थे। और दूसरे जो संस्थापक थे वो थे जो दूसरे संस्थापक के रूप में जाने जाते थे वो थे महिपाल। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दूसरे संस्थापक के रूप में महिपाल को जाना जाता है। धर्मपाल ने दोस्तों यानी पाल वंश के संस्थापक धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाए थे। तो ये तीनों क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य के किस वंश की स्थापना सबसे पहले हुई थी? तो दोस्तों विजयनगर के संगम वंश की स्थापना सबसे पहले हुई थी, जिसकी स्थापना हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने किया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संगम वंश। दूसरे नंबर पे कौन सा वंश आया था? दोस्तों संगम वंश के बाद आया था सालूप वंश, उसके बाद तुलुप वंश और फिर सबसे लास्ट में आया था आरावीडु वंश। ठीक है, और सबसे पहला था संगम वंश और सबसे लास्ट का था आरावीडु वंश। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसकी उपाधि दुर्रे दुरानी यानी युग का मोती था? तो दोस्तों दुर्रे दुरानी का
उपाधि कौन धारण किए थे, तो वो किए थे अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली ने अपने राज्याभिषेक के बाद यह उपाधि को खुद ही अपना लिया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अहमद शाह अब्दाली। अगला प्रश्न है, सर सैयद अहमद खां के द्वारा कहा गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सर सैयद अहमद खां, जो कि एक मुस्लिम नेता थे। आप लोग कमेंट करके बताइए कि सर सैयद अहमद खान ने किसकी स्थापना की, और कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न है, पहले भारतीय राजा राम मोहन राय बने थे। कौन थे, तो राजा राम मोहन राय ने पहली बार राजनीतिक सुधार को लेकर विरोध किया। वो एक भारतीय समाज सुधारक और विचारक रहे थे, जिन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ आवाज उठाई और साथ ही राजनीतिक सुधारों के लिए भी आंदोलन को शुरू किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। इसमें ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो सुमेलित नहीं है, चलिए हम लोग देख लेते हैं। पहला है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, इसकी स्थापना 1784 ईस्वी में की गई थी, जो कि बिल्कुल सही सुमेलित है। दूसरा है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे, जिसकी स्थापना 1804 ईस्वी में हुई थी, ये भी सही सुमेलित है। तीसरा है रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ब्रिटेन, जिसकी स्थापना 1823 ईस्वी में हुई, और यह भी सही सुमेलित है। चौथा है लैंड होल्डर्स सोसाइटी ऑफ बंगाल, जिसकी स्थापना मार्च 1937 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी, मार्च 1937 ईस्वी में, जो कि गलत है, सही सुमेलित नहीं है। और इसमें यही पूछ रहा था कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक पूरी तरह से कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में था। तो पूरी तरह से कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जिसे लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, सरदार पटेल यानी वल्लभ भाई पटेल को सरदार का उपाधि किसके द्वारा दिया गया था, आप लोग कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न है, भारतीय समाज में महिलाओं एवं बालिकाओं की शिक्षा हेतु सर्वाधिक प्रयास किसने किया था। तो दोस्तों, सर्वाधिक प्रयास करने वाले थे पंडित रमाबाई। कौन थे, तो पंडित रमाबाई थे, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जिसने भारतीय समाज में महिलाओं एवं बालिकाओं यानी कि लड़कियों के लिए शिक्षा हेतु सर्वाधिक प्रयास किया। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति कौन सी थी। तो दोस्तों, कांग्रेस के जो नरम दल, दो दल के नेता थे, एक नरम दल और एक गरम दल। तो जो नरम दल के नेता थे, उनके आंदोलन की पद्धति थी राजा वामबद्ध आंदोलन। किस प्रकार का था, तो राजा वामबद्ध आंदोलन के रूप में उनकी पद्धति थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पूरब का साम्राज्य हमारे पैरों पर है, यह कथन किस आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित है। तो दोस्तों, पूरब का साम्राज्य हमारे पैरों पर है, यह कथन चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित है, जो कि 1799 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी, तो 1799 ईस्वी में हुई थी चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। ठीक है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब से कब हुआ था, तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1767 से लेकर 1769 के बीच। ठीक है, उसके बाद हुआ था द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, जो कि 1780 से लेकर 84 ईस्वी तक चला था, जिसमें 1782 ईस्वी में हैदर अली की मृत्यु हो गई थी। और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का जो नेतृत्व किए थे वो उनके बेटे टीपू सुल्तान के द्वारा किया गया था। उसके बाद आता है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, जो कि 1790 से लेकर 92 ईस्वी तक चला था। ठीक है, और इसमें श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। और फिर चौथे में जो कि टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच हुआ था, जिसमें टीपू सुल्तान की हार भी हुई और उनकी मृत्यु भी हो गई थी। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा सही है।
ठीक है, चलिए हम लोग देख लेते हैं। पहला है 1935 के गवर्नमेंट इंडिया एक्ट में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किया गया था, जो कि बिल्कुल सही है दोस्तों। 1935 के गवर्नमेंट इंडिया एक्ट में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किया गया था। दूसरा है 1937 के चुनाव में संयुक्त प्रांत में कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाने के लिए मुस्लिम लीग के प्रस्ताव को कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया, जो कि बिल्कुल सही है। गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि 1937 में जो चुनाव हुआ था उसमें कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ जीते थे, जिसकी वजह से उन्हें मुस्लिम लीग के साथ कोई भी गठबंधन करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, इसलिए उन्होंने इसको स्वीकार करने की जगह इनकार किया था। इस वजह से कथन दूसरा जो है वो गलत हो जाता है। और इसमें पूछ रहा था कि कौन सा कथन सही है, तो केवल पहला कथन सही है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल एक। अगला प्रश्न है, किसी शुष्क सेल में विद्युत का उत्पादन कैसे होता है? तो दोस्तों किसी भी शुष्क सेल में इलेक्ट्रॉन और विद्युत अपघटन के बीच रासायनिक ऊर्जा की वजह से विद्युत का उत्पादन होता है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रासायनिक ऊर्जा। अगला प्रश्न है, स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की एक वस्तु की प्रकृति को क्या कहा जाता है? तो स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने वाली वस्तु की प्रकृति को जड़त्व कहा जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि न्यूटन के प्रथम गति नियम का पालन करता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अगला प्रश्न है, किसी द्रव्य के वाष्पन की दर किस पर निर्भर नहीं होती है? तो दोस्तों किसी भी द्रव्य के वाष्पन की दर उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं होती है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, द्रव्यमान। जबकि तापमान, हवा की गति, आर्द्रता पर और पृष्ठीय क्षेत्रफल पर, इन सभी चीज़ों पर द्रव्य के वाष्पन की दर निर्भर करती है। ठीक है, तो किस पे निर्भर नहीं करती है? तो वो हो जाएगा द्रव्यमान, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, पादपों द्वारा किस प्रक्रम में ग्लूकोज का निर्माण होता है? तो दोस्तों पादपों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ग्लूकोज का निर्माण होता है। क्या होता है कि जब पादप सूर्य की रोशनी में जल और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके प्रकाश संश्लेषण बनाते हैं, तब ग्लूकोज का निर्माण होता है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण। अगला प्रश्न है, मानवों में वृकाणुओं का कार्य निम्न में से क्या है? तो वृकाणुओं यानी कि किडनी क्या कार्य करता है? तो दोस्तों किडनी जो है वो रक्त को साफ करने का काम करता है और रक्त से अपशिष्ट पदार्थ को मूत्र के माध्यम से शरीर से बाहर निकालता है, जो कि क्या कहलाता है? तो वो उत्सर्जन कहलाता है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत्सर्जन। यानी किडनी ब्लड फिल्ट्रेशन का काम करता है। ठीक है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगला प्रश्न है, महिलाओं में मादा हार्मोन एस्ट्रोजन किसके द्वारा स्रावित होता है? तो दोस्तों महिलाओं में मादा हार्मोन एस्ट्रोजन अंडाशय के द्वारा स्रावित होता है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अंडाशय। अगला प्रश्न है, यौन प्रजनन में अभिभावक का योगदान कितना होता है? तो दोस्तों यौन प्रजनन में अभिभावक का योगदान उनके गुणसूत्रों का आधा होता है। अभिभावक यानी पेरेंट्स का जो गुणसूत्र होता है, यानी माता जो होती हैं, माता का गुणसूत्र आधा और पिता का गुणसूत्र आधा मिलकर शिशु में पूर्ण गुणसूत्र का निर्माण होता है, यानी कि 23 जोड़े गुणसूत्र बनते हैं, जिसमें से 23 जो है वो माता का होता है और 23 पिता का होता है, टोटल 46 होता है, यानी 23 जोड़े। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उनके गुणसूत्रों का आधा। अगला प्रश्न है, ल्यूकोडर्मा बीमारी का संबंध किससे है? ल्यूकोडर्मा क्या है? तो दोस्तों ल्यूकोडर्मा यानी कि सफ़ेद धब्बा जिसे हम लोग विटिलिगो भी कहते हैं, तो विटिलिगो या फिर ल्यूकोडर्मा या फिर सफ़ेद धब्बा, ये बीमारी किससे संबंधित है? तो ये त्वचा से संबंधित है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, त्वचा। अगला प्रश्न है, सूखा रोग निम्न में से किसे प्रभावित करता है? तो दोस्तों सूखा रोग होता क्या है? सूखा रोग यानी कि रिकेट्स किसको प्रभावित करता है? तो यह हड्डी में विटामिन डी, कैल्शियम और फॉस्फेट की कमी करता है, जिसकी वजह से यह कंकाल तंत्र को प्रभावित करता है, यानी हड्डी को कमजोर करता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कंकाल तंत्र। अगला प्रश्न है,
ऐसे कवक जो अपने भोजन के लिए विशेषकर कीड़ों पर निर्भर रहते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो दोस्तों ऐसे कवक जो अपने भोजन के लिए विशेष कीड़ा पर निर्भर रहता है, ऐसे कवक को एंटेमोपेंथोजेनिक कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटेमोपेंथोजेनिक। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन बढ़ते भ्रूण के लिए पोषण उत्तक का कार्य करता है? तो दोस्तों बढ़ते भ्रूण के पोषक उत्तक के रूप में भ्रूणपोष कार्य करता है। भ्रूणपोष यानी कि एंडोस्पर्म। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एंडोस्पर्म कार्य करता है। क्या होता है कि जब आवृत बीजियों के बीच में बीज जो होता है उसे यह घेरे रखता है और स्टार्च और प्रोटीन के रूप में उसे पोषण पहुंचाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भ्रूणपोष। अगला प्रश्न है, प्रायः कार्बनिक यौगिक में उपस्थित बंधों को प्रकृति होती है। बंधों की प्रकृति क्या होती है? तो दोस्तों प्रायः कार्बनिक यौगिक में उपस्थित बंधों की प्रकृति सहसंयोजी होती है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों कार्बनिक यौगिक में कार्बन हमेशा ही मौजूद रहता है, ठीक है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सहसंयोजी बंधक होता है। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक रबर निम्नलिखित में से किसका बहुलक है? दोस्तों प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक है। किसका बहुलक है? तो आइसोप्रीन का, जिसे पॉली आइसोप्रीन के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो दोस्तों साइक्लोट्रॉन जो है इसका प्रयोग आवेशित कणों जैसे कि प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन और अल्फा कण को उच्च ऊर्जा तक त्वरित करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोटॉन। अगला प्रश्न है, भारत के किस शहर को मरुस्थल की राजधानी कहा जाता है? तो मरुस्थल की राजधानी किसे कहा जाता है दोस्तों? तो मरुस्थल की राजधानी जैसलमेर को कहा जाता है। अब क्यों जैसलमेर को मरुस्थल की राजधानी कहा जाता है? क्योंकि यह थार मरुस्थल के केंद्र में स्थित है। यानी जैसलमेर जो है वह थार मरुस्थल के केंद्र में मौजूद शहर है, जिसकी वजह से इसे मरुस्थल की रानी कहा जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जैसलमेर। अगला प्रश्न है, इलेक्शन एटलस ऑफ इंडिया किसकी कृति है? तो दोस्तों इलेक्शन एटलस ऑफ इंडिया यह आर के ठकराल की कृति है। यानी आर के ठकराल की रचना है इलेक्शन एटलस ऑफ इंडिया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1961 में बेलग्रेड में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन में कुल कितने देश ने भाग लिया था? तो दोस्तों 1961 में बेलग्रेड में जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन हुआ था उसके पहले सम्मेलन में टोटल 25 देशों ने भाग लिया था। कितने देशों ने? तो 25 देशों ने भाग लिया था। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 25। अगला प्रश्न है, कॉमरेड नामक समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो दोस्तों कॉमरेड नामक समाचार पत्र के संपादक मोहम्मद अली थे। कौन थे? तो मोहम्मद अली थे। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अछूत जातियों के संबंध में हरिजन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो दोस्तों हरिजन का अर्थ क्या होता है? तो हरिजन का अर्थ होता है ईश्वर के बच्चे या फिर ईश्वर के लोग, और इसका प्रयोग दलितों के लिए सबसे पहले महात्मा गांधी ने किया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नेताजी एवं गांधी पुस्तक किसने लिखी है? तो दोस्तों नेताजी एंड गांधी नामक पुस्तक वी.के. आहलूवालिया के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? वी.के. आहलूवालिया के द्वारा नेताजी एंड गांधी नामक पुस्तक लिखी गई है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वी.के. आहलूवालिया। अगला प्रश्न है, शेरशाह द्वारा पटना के नवनिर्माण का वर्णन किस रचना में मिलता है? तो दोस्तों शेरशाह के द्वारा पटना के नवनिर्माण का वर्णन तारीखे दाऊदी में मिलता है। किसमें? तारीखे दाऊदी, जो कि एक फारसी भाषा का पुस्तक है जिसके रचनाकार अब्दुल्ला थे। इसके रचनाकार कौन थे? तारीखे दाऊदी के। तो इसके रचनाकार थे अब्दुल्ला, जिसमें शेरशाह द्वारा पटना के नवनिर्माण का वर्णन देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित वन्यजीव अभयारण्यों पर विचार कीजिए।
कह रहा है दक्षिण से उत्तर की ओर इसकी स्थिति के अनुसार उपयुक्त वन्यजीव अभ्यारण्यों का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है। यानी कि पूछ रहा है कि दक्षिण से उत्तर यानी निचले भारत से ऊपर की तरफ जब जाएंगे तो इसको व्यवस्थित करना है कि कौन सा सबसे पहले आएगा, यानी सबसे दक्षिण में कौन सा है, फिर उससे उत्तर और उत्तर करके ऐसे इसको व्यवस्थित करना है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। पहला है शिकारी देवी। शिकारी देवी वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है, तो यह हिमाचल प्रदेश के मंडी में स्थित है। ठीक है। वहीं भद्रा जीव वन्य अभ्यारण्य की बात करें तो दोस्तों भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य यह कर्नाटक के चिकमंगलूर जिले में स्थित है। उसके बाद है सिमलीपाल, जो कि सिमलीपाल जो है दोस्तों यह ओडिशा के मयूरभंज जिले में स्थित है। उसके बाद है पंचमढ़ी। पंचमढ़ी कहाँ पे है, तो दोस्तों पंचमढ़ी जो है यह मध्य प्रदेश के सतपुरा पर्वतमाला में मौजूद है। तो सबसे नीचे कौन सा है, तो सबसे नीचे है भद्रा, यानी कर्नाटक के चिकमंगलूर में जो मौजूद है, तो भद्रा। उसके बाद है सिमलीपाल यानी ओडिशा शिमलीपाल जो कि मयूरभंज में मौजूद है। उसके बाद है पंचमढ़ी जो मध्य प्रदेश में, और सबसे उत्तर में है शिकारी देवी वन्यजीव अभ्यारण्य। तो इसका जो सही क्रम हो जाएगा वो हो जाएगा 2, 3, 4 और 1, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है मनी लॉन्ड्रिंग बिल का उद्देश्य क्या है। पहले हम लोग जान लेते हैं मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है। तो दोस्तों मनी लॉन्ड्रिंग अवैध रूप से अर्जित आय को वैध दिखाने का एक प्रक्रिया है। उसी पर निगरानी रखने के लिए यह मनी लॉन्ड्रिंग बिल को लाया गया था। तो इसका क्या मकसद था, यानी क्या उद्देश्य था, तो इसका उद्देश्य था अवैध रूप से प्राप्त किए गए धन की आवाजाही पर निगरानी रखना। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अवैध रूप से प्राप्त किए गए धन की आवाजाही पर निगरानी रखना ये मनी लॉन्ड्रिंग बिल का उद्देश्य था। अगला प्रश्न है 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण था। तो दोस्तों 18वीं सदी में जो बंगाल में वस्त्र उद्योग का पतन का कारण था उसमें कई कारण थे, लेकिन जो मेन कारण था वो था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों और औपनिवेशिक शासन का प्रभाव, जिसमें ब्रिटेन को जो निर्यात किया जाने वाला सामान होता था, जो इंडिया के हथकरघे के द्वारा बनाया जाता था या फिर इंडिया में जो निर्माण होता था और उसे ब्रिटेन भेजा जाता था, ब्रिटेन निर्यात किया जाता था, उस पर काफ़ी ज़्यादा उच्च मात्रा में कर लगाया जाता था, काफ़ी उच्च मात्रा में टैक्स लगाया जाता था। उनका जो तट का कर था वो काफ़ी ज़्यादा उच्च लेवल का था, मतलब ऊंचा था, बहुत ज़्यादा कर लगा दिया जाता था, जिसकी वजह से यहाँ के जो औद्योगिक थे वो अपना सामान निर्यात करने के पहले सोचते थे और या फिर नहीं कर पाते थे क्योंकि उसका टैक्स बहुत ज़्यादा था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तट कर का होना। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है। अगला प्रश्न है और आज के सेशन का लास्ट प्रश्न है। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों से शेयर भी कीजिएगा। प्रश्न है मूल्य वृद्धि के क्या प्रभाव है। मूल्य वृद्धि होता क्या है पहले हम लोग वो जान लेते हैं। मूल्य वृद्धि जो है दोस्तों, जिसे मुद्रास्फीति भी कहते हैं, इसमें आम लोगों की क्रय शक्ति कम हो जाती है, बचत की कीमत जो है वो कम हो जाता है और आर्थिक अनिश्चितता बढ़ जाती है, जिसकी वजह से निवेश पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मूल्य वृद्धि यानी निवेश पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है। हमारा आज का सेशन यहीं तक था। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेट में। जय हिंद।